जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे परियोजनाओं का वर्तमान में निर्माण कार्य चल रहा है और बहुत सारे परियोजनाएं प्रस्तावित किए गए हैं जिनका निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन इसी के बीच हमारे देश में ऐसे भी परियोजनाएं हैं जिनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और इन परियोजनाओं को आम नागरिकों को समर्पित भी किया जा चुका है। बस कुछ ही महीनों बाद साल 2022 समाप्त हो जाएगा और 2022 में भी बहुत सारे परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 2022 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके भारत के 10 परियोजनाओं के बारे में। मेरा नाम है श्रवण और स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 पे बात करते हैं देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण झारखंड राज्य में किया गया है। देवघर एयरपोर्ट को बाबा वैद्यनाथ एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और इसका IATA कोड है DGH। इस एयरपोर्ट के निर्माण के कारण देवघर की पटना, दिल्ली, कोलकाता, रांची, मुंबई इत्यादि शहरों से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो गई है। इस हवाई अड्डे का निर्माण देवघर जिले के सिमरा गांव में किया गया है। इस एयरपोर्ट का परिसर लगभग 654 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत एक रनवे का निर्माण किया गया है जिसकी लंबाई 2500 मीटर है और इसकी चौड़ाई 45 मीटर है। इस हवाई अड्डे के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 मई 2018 को रखी गई थी। इस एयरपोर्ट का रनवे एयरबस A320 और बोइंग 737 को भी लैंड और टेक ऑफ करने में सक्षम है। अतः इस हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का परिचालन भी काफी आसानी से किया जा सकता है। आपको बता दें कि 12 जुलाई 2022 से इस हवाई अड्डे से पहली फ्लाइट सेवा भी शुरू हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि देवघर भगवान भोलेनाथ की नगरी है, तो इस एयरपोर्ट के निर्माण के बाद श्रद्धालु और पर्यटक वैद्यनाथ धाम मंदिर की यात्रा काफी आसानी से कर पाएंगे। यह परियोजना एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 254 मीटर है। इस परियोजना का निर्माण उड़ान स्कीम के अंतर्गत किया गया है। इस एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग बाबा वैद्यनाथ धाम मंदिर की रूपरेखा पर बनाया गया है और इस एयरपोर्ट की क्षमता 1 मिलियन पैसेंजर पर ईयर होगी। इसके टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण लगभग 43,000 स्क्वायर फीट एरिया में किया गया है और इसका टर्मिनल बिल्डिंग प्रति घंटे लगभग 200 पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है। परियोजना के अंतर्गत ATC टावर, एप्रोन, टैक्सीवे और एक आइसोलेशन बे का भी निर्माण किया गया है। इसके टर्मिनल बिल्डिंग के अंतर्गत चेक इन काउंटर्स, कॉन्कोर्स एरिया, एक्सरे मशीन्स एंड सिक्योरिटी चेक एरियाज इत्यादि की भी व्यवस्था की गई है। 12 जुलाई 2022 को देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया और इसके निर्माण में लगभग 401 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। नंबर 9 पे बात करते हैं अरसीकेरे तुमकुरू रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका निर्माण कर्नाटका राज्य में किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत अरसीकेरे से तुमकुरू के बीच सिंगल रेलवे लाइन को डबल रेलवे लाइन में कन्वर्ट किया गया है। यह सेक्शन ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन है जिसका वर्तमान में इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। यह परियोजना अरसीकेरे से शुरू होकर तिपटूर, बाणासंद्रा, गुब्बी, मलसंद्रा होते हुए तुमकुरू में जाकर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 96 किलोमीटर है। यह खंड साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2015 में शुरू किया गया था और यह परियोजना फरवरी 2022 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और इसके निर्माण में लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। नंबर 8 पे बात करते हैं यालाहंका पेनुकोंडा रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका निर्माण कर्नाटका और आंध्र प्रदेश राज्यों में किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत भी सिंगल रेलवे लाइन को डबल रेलवे लाइन में कन्वर्ट किया गया है। अब यह सेक्शन ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन है जिसको कि पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड भी किया जा चुका है। यह परियोजना कर्नाटका राज्य की राजधानी बेंगलुरु के नजदीक यलहंका से शुरू होकर दोडबल्लापुर, गौरीबिदनूर, हिंदूपुर होते हुए आंध्र प्रदेश राज्य में पेनुकोंडा रेलवे स्टेशन के पास जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। यह परियोजना साउथ वेस्टर्न रेलवे जोन में आता है। परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2015 में शुरू किया गया था और यह परियोजना फरवरी 2022 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया।
एवं इसके निर्माण में 1100 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। नंबर 7 पे बात करते हैं कोंकण रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका निर्माण कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों में किया गया है। यह परियोजना कोंकण रेलवे जोन में आता है और परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य के रोहा से कर्नाटका राज्य के ठोकुर तक का खंड पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो चुका है। इस परियोजना के इलेक्ट्रिफिकेशन की शुरुआत नवंबर 2015 में हुआ था अंडर मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। कोंकण रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य के रोहा से शुरू होकर खेड़, चिपलून, रत्नागिरी, राजापुर, मडगांव, कारवार, कुंदापुरा, उडुपी होते हुए कर्नाटका राज्य के ठोकुर में जाकर समाप्त होती है और परियोजना की कुल लंबाई लगभग 741 किलोमीटर है। मार्च 2022 में पूरे कोंकण रेलवे रूट का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है और इस परियोजना के निर्माण में 1287 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। नंबर 6 पे बात करते हैं ETBPNMT नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका निर्माण तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका पूरा नाम एन्नूर, तिरुवल्लूर, बेंगलुरु, पुदुचेरी, नागपट्टिनम, मदुरई, तूतुकुड़ी नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जिसको कि संक्षिप्त में ETBPNMT नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस नेचुरल गैस पाइपलाइन परियोजना के निर्माण से इन क्षेत्रों में रीगैसिफाइड लिक्विड नेचुरल गैस, जिसको कि RLNG के नाम से जाना जाता है, इसका इंडस्ट्रियल सप्लाई हो पाएगा, जिसके कारण इन क्षेत्रों में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही वातावरण में होने वाले प्रदूषण में भी भारी कमी आएगी। इस नेचुरल गैस पाइपलाइन को बिछाने की प्रक्रिया वर्ष 2019 में शुरू की गई थी और आपको बता दें कि वर्ष 2022 में इस परियोजना के 2 प्रमुख सेक्शन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसमें से पहला सेक्शन है तमिलनाडु राज्य में एन्नूर से चेंगलपट्टू के बीच 115 किलोमीटर लंबे खंड पर नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जिसको कि मई 2022 में पूरा कर लिया गया था और इसके निर्माण में लगभग 850 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। और इस परियोजना का दूसरा सेक्शन है 271 किलोमीटर लंबा नेचुरल गैस पाइपलाइन, जिसको कि तमिलनाडु के तिरुवल्लूर से आंध्र प्रदेश होते हुए कर्नाटका राज्य की राजधानी बेंगलुरु तक बिछाया गया है, जिसको कि मई 2022 में ही पूरा कर लिया गया है और इस खंड के निर्माण में लगभग 910 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इसके अलावा बाकी के खंडों पर वर्तमान में नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे ETBPNMT नेचुरल गैस पाइपलाइन परियोजना के निर्माण में लगभग 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और यह परियोजना पूरी तरह से 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा। नंबर 5 पे बात करते हैं प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण दिल्ली NCR में किया गया है। यह परियोजना एक ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है और इसका निर्माण नई दिल्ली के ITO से DPS के बीच किया गया है। आपको बता दें कि पहले ITO से DPS के बीच 6 ट्रैफिक सिग्नल्स आते थे, लेकिन अब इस परियोजना के निर्माण के बाद ITO से DPS के बीच यह रूट पूरी तरह से सिग्नल फ्री हो चुका है। अतः इस परियोजना के निर्माण से पूरा मथुरा रोड और भैरव मार्ग सिग्नल फ्री हो चुका है, जिसके कारण ट्रैफिक की समस्या से लोगों को काफी हद तक छुटकारा मिला है। इस परियोजना के अंतर्गत एक विश्व स्तरीय टनल और 5 अंडरपास का निर्माण किया गया है। परियोजना के अंतर्गत बनाए गए टनल की लंबाई लगभग 1.3 किलोमीटर है। यह एक 6 लेन का हाईवे टनल है जो कि पुराना किला से शुरू होकर रिंग रोड तक जाती है। इस टनल की चौड़ाई 28 मीटर से लेकर 42 मीटर तक है। इस प्रकार यह टनल हमारे देश में किसी भी शहर में बना सबसे चौड़ा हाईवे टनल है। टनल के अंतर्गत यात्रियों की सुविधाओं के लिए 24 आवर ऑटोमेटिक पावर बैकअप, स्मार्ट LED लाइटिंग, CCTV मॉनिटरिंग, व्हीकुलर मैनेजमेंट सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम, डिजिटली कंट्रोल्ड वेंटिलेशन फैंस, डिजिटली कंट्रोल्ड वाटर पंप्स एंड पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम इत्यादि को भी इंस्टॉल किया गया है।
परियोजना के अंडरपास और टनल के अंतर्गत सुंदर कलाकृतियों को भी चित्रित किया गया है। प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर परियोजना की कुल लंबाई लगभग 4.5 किलोमीटर है। इस परियोजना के निर्माण के बाद यात्रा के दौरान लगभग 20 मिनट का समय बचेगा। इस परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2017 में शुरू किया गया और यह परियोजना 19 जून 2022 को पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 923 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। नंबर 4 पे बात करते हैं सोहना एलिवेटेड कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण दिल्ली एनसीआर में किया गया है। यह परियोजना एक ब्राउनफील्ड परियोजना है जो कि हरियाणा राज्य में आता है और इस परियोजना के अंतर्गत 6 लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। यह परियोजना NHAI के अधीन आता है और इसको नेशनल हाईवे नंबर 248A के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना का निर्माण हरियाणा राज्य में गुरुग्राम के राजीव चौक से सोहना तक किया गया है और इसकी कुल लंबाई 21.65 किलोमीटर है। आपको बता दें कि परियोजना के अंतर्गत 6 लेन के मेन हाईवे के अलावा जहां आवश्यक है वहां सर्विस रोड का भी निर्माण किया गया है। इसका निर्माण 2 चरणों में किया गया है। इसका फेज 1 राजीव चौक से बादशाहपुर तक है, जिसकी लंबाई 8.94 किलोमीटर है और इसी फेज के अंतर्गत 5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर का भी निर्माण किया गया है। इसके अलावा सभी चौक और चौराहों पर अंडरपासेस का भी निर्माण किया गया है। इसके फेज 1 का निर्माण ओरिएंटल स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है और इसके निर्माण में 707 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इस परियोजना के फेज 2 के अंतर्गत बादशाहपुर से सोहना के नजदीक GD गोयनका यूनिवर्सिटी तक हाईवे का निर्माण किया गया है और इसकी लंबाई 12.71 किलोमीटर है। फेज 2 के निर्माण में लगभग 606 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और फेज 2 का निर्माण HG इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी द्वारा किया गया है। सोहना एलिवेटेड कॉरिडोर को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी लिंक किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण के बाद गुरुग्राम से सोहना तक की दूरी को मात्र 30 मिनट में पूरा किया जा सकता है। इस परियोजना के निर्माण की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी और यह परियोजना 11 जुलाई 2022 को पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया और इसको आम नागरिकों के यातायात हेतु खोला जा चुका है। नंबर 3 पे बात करते हैं महात्मा गांधी सेतु रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका निर्माण बिहार राज्य में किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार राज्य के बीचों बीच विशाल गंगा नदी बहती है, अतः उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए सन 1972 में उस समय के भारत के सबसे लंबे सेतु महात्मा गांधी सेतु के निर्माण को प्रारंभ किया गया। महात्मा गांधी सेतु को 4 लेन हाईवे ब्रिज के रूप में बनाया गया था और इसका निर्माण कार्य 1987 में पूरा किया गया और उस समय इस ब्रिज के निर्माण में 87 करोड़ रुपए खर्च किया गया, जो कि आज के समय में 1100 करोड़ रुपए के बराबर होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश महात्मा गांधी सेतु के निर्माण के कुछ वर्षों बाद ही इसकी हालत खराब होने लगी। पुल पर दरार, सुपर स्ट्रक्चर्स का धंसना, भारी वाहन जैसे कि ट्रकों और बसों के लोड को झेलने में असक्षम होना, इस प्रकार की समस्याएं उजागर होने लगी और यह सभी खामियां उद्घाटन के मात्र 5 वर्षों के दौरान ही देखने को मिलने लगा और इसके बाद महात्मा गांधी सेतु एक्सीडेंट प्रोन एरिया बन गया और ट्रैफिक जैम का लगना आम बात बन चुका था। निर्माण के पश्चात जिस पुल को पार करने में मात्र 10 मिनट का समय लगता था, अब उस पुल को पार करने में 1 घंटे या 2 घंटे का समय भी कम पड़ने लगा और इसके बाद महात्मा गांधी सेतु का कभी न खत्म होने वाला मरम्मत कार्यक्रम शुरू हुआ। और आपको बता दें कि जिस ब्रिज के निर्माण में 87 करोड़ रुपए खर्च किया गया था, उस ब्रिज के मरम्मत में 250 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी थी। अंततः 2016 में महात्मा गांधी सेतु को पुनः रिकंस्ट्रक्शन करने की योजना बनाई गई और जून 2017 में इसका रिकंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट किया गया और इसी परियोजना को महात्मा गांधी सेतु रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत इसके सभी सुपर स्ट्रक्चर्स को पूरी तरह से तोड़कर नए सिरे से सुपर स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया और नए सुपर स्ट्रक्चर्स को इस ब्रिज के पुराने पिलर पे ही स्थापित किया गया। 31 जुलाई 2020 को महात्मा गांधी सेतु के पुनः निर्मित वेस्टर्न 2 लेन का उद्घाटन किया गया
और 7 जून 2022 को महात्मा गांधी सेतु के ईस्टर्न 2 लेन का उद्घाटन किया गया। अतः 7 जून 2022 से महात्मा गांधी सेतु को आम नागरिकों के यातायात के लिए पूरी तरह से खोला जा चुका है। महात्मा गांधी सेतु की कुल लंबाई 5750 मीटर है, यानी कि 5.75 किलोमीटर। इस ब्रिज का निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 22 पर किया गया है, जिसको कि पहले नेशनल हाईवे नंबर 19 के नाम से जाना जाता था। इस ब्रिज का निर्माण गंगा नदी के ऊपर किया गया है और यह ब्रिज हाजीपुर एवं पटना को आपस में जोड़ता है और उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ब्रिज के पूरी तरह से सुचारू हो जाने के बाद जिस दूरी को तय करने में पहले 1 घंटे या 2 घंटे का समय लगता था, अब उसको मात्र 10 मिनट में पूरा किया जा सकता है। इस पुल के निर्माण में स्टील स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि इस पुल को पहले की अपेक्षा और ज्यादा मजबूत और अधिक लोड कैरी करने में सक्षम बनाता है। अधिकारियों के अनुसार अब यह पुल इतना मजबूत हो चुका है कि यह 100 सालों तक टिका रहेगा। इस पुल के निर्माण में 66,360 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा 25 लाख नट बोल्ट्स का भी इस्तेमाल किया गया है। 28,000 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है और 1,36,000 मीट्रिक टन बालू का इस्तेमाल किया गया है। पूरे ब्रिज के अंतर्गत 46 पिलर्स हैं। पूरे ब्रिज की चौड़ाई 25 मीटर है, जिसके अंतर्गत 4 लेन का हाईवे बनाया गया है। इसके साथ ही पैदल चलने वाले लोगों के लिए फुटपाथ का भी प्रावधान किया गया है। पूरे परियोजना के अंतर्गत 46 स्पैन्स का निर्माण किया गया है। इस ब्रिज में इस्तेमाल किए गए प्रत्येक स्पैन की लंबाई लगभग 121 मीटर है। इस परियोजना के सभी पिलर्स पर नए सुपर स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करने के लिए नए सिरे से पियर कैप्स का निर्माण किया गया। इस परियोजना के निर्माण में 1742 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इसका निर्माण कार्य एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा किया गया है। नंबर 2 पे बात करते हैं ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण हरियाणा राज्य में किया गया है और इसको नेशनल हाईवे नंबर 152D के नाम से जाना जाता है। इस एक्सप्रेसवे को भारतमाला परियोजना फेज 1 के अंतर्गत बनाया गया है और इसका निर्माण अंबाला कोटपुतली इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत किया गया है। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे का निर्माण हरियाणा राज्य में इस्माइलाबाद से नारनौल के बीच किया गया है और इसकी लंबाई 227 किलोमीटर है। यह एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। यह पूरा परियोजना एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना को हरियाणा राज्य का नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे के निर्माण की घोषणा 2018 में की गई थी और इसका शिलान्यास 14 जुलाई 2020 को किया गया था और अगस्त 2022 में यह परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया एवं इसको आम नागरिकों के यातायात हेतु खोला जा चुका है। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 8 पैकेजेस में किया गया है और इसके सभी पैकेजेस की डिटेल्स और किन पैकेजेस का निर्माण कार्य किन कंपनियों द्वारा किया गया है, इसकी भी जानकारी आपके स्क्रीन पर दी जा रही है। यह परियोजना हरियाणा राज्य के 8 जिलों से होकर गुजरता है, जो कि है कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जिंद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। वर्तमान में यह एक्सप्रेसवे हरियाणा राज्य का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन चुका है और हमारे देश का चौथा सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे भी बन चुका है। इस परियोजना के अंतर्गत 122 ब्रिजेस और अंडरपासेस का निर्माण किया गया है। इस एक्सप्रेसवे को दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से भी लिंक किया जाएगा। पूरे परियोजना के अंतर्गत 14 इंटरचेंजेस का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही 16 स्थानों पर टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है, जिसमें मुख्य एक्सप्रेसवे पर 2 टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर, और बाकी के टोल प्लाजा का निर्माण इसके इंटरचेंजेस पर किया गया है। ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे परियोजना कुरुक्षेत्र जिले में इस्माइलाबाद के गंगेरी गांव से शुरू होती है और पुंडरी, पिल्लूखेरा, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ होते हुए नारनौल में सुराना गांव के नजदीक नारनौल बाईपास पर जाकर समाप्त होती है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद चंडीगढ़ से जयपुर के बीच की दूरी को मात्र 5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसको कि पहले पूरा करने में 9 घंटे का समय लगता था। इसके साथ ही इस्माइलाबाद से नारनौल के बीच की दूरी को पूरा करने में मात्र 3 घंटे का समय लगेगा, जिसको कि पहले पूरा करने में लगभग 6 घंटे का समय लग जाता था।
ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी वाहन दौड़ पाएगी। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 5,108 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। नंबर 1 पे बात करते हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हमारे देश का तीसरा सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे बन चुका है। इस वीडियो के बनाए जाने तक हमारे देश का सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और दूसरा सबसे लंबा ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण पिछड़ा क्षेत्र माने जाने वाला बुंदेलखंड अब दिल्ली एनसीआर से सीधे जुड़ जाएगा, जिसके कारण बुंदेलखंड क्षेत्र में भी अब आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार और व्यापार के नए अवसर सृजन होंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि भविष्य में आसानी से 6 लेन में एक्सपैंड किया जा सकता है। अप्रैल 2017 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को प्रस्तावित किया गया। दिसंबर 2018 में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। फरवरी 2019 तक इस परियोजना का डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार कर लिया गया और 29 फरवरी 2020 को इस परियोजना का शिलान्यास हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और 16 जुलाई 2022 को इस परियोजना का उद्घाटन भी स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट जिले में भरतकूप गांव के नजदीक नेशनल हाईवे नंबर 35 से शुरू होकर बांदा, ओराई, जालौन, औरैया होते हुए इटावा जिले में कुदरेल गांव के नजदीक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाकर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है। यह परियोजना चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जिलों से होकर गुजरता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई 110 मीटर है और इसके प्रत्येक लेन की चौड़ाई 3.75 मीटर है। इस एक्सप्रेसवे के समानांतर गांव वालों के आवागमन के लिए सर्विस रोड का भी निर्माण किया गया है। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे के इर्द गिर्द 7 लाख पेड़ों को भी लगाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 4 रेलवे ओवर ब्रिजेस, 14 मेजर ब्रिजेस, 293 माइनर ब्रिजेस, 19 फ्लाईओवर्स और 224 अंडरपासेस का भी निर्माण किया गया है। इसके साथ ही एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 13 स्थानों पर इंटरचेंजेस का भी निर्माण किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के मेन कैरेज वे पे 2 मुख्य टोल प्लाजा का निर्माण किया गया है, इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर, और बाकी के टोल प्लाजा का निर्माण इसके इंटरचेंजेस पर किया गया है। एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत 4 स्थानों पर वे साइड एम्यूनिटीज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पेट्रोल पंप, फूड प्लाजा, टॉयलेट ब्लॉक्स, रेस्ट एरिया इत्यादि की सुविधा प्रदान की जाएगी। पूरे एक्सप्रेसवे का निर्माण 6 पैकेजेस में किया गया है और सभी पैकेजेस की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर दी जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण ईपीसी मोड पर किया गया है और जमीन अधिग्रहण की राशि को मिलाकर इस परियोजना के निर्माण में लगभग 14,716 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। इस परियोजना का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ पाएंगे। आपको बता दें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के पूर्व चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर पूरा करने में लगभग 12 घंटे का समय लग जाता था, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 7 घंटे में पूरा किया जा सकता है। तो यह था 2022 में बनकर तैयार हो चुके भारत के 10 परियोजनाओं के बारे में जानकारी। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में अवश्य जानें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।